हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 22 फेब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है प्लीज डू ज्वाइन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, आज हमें 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। पहला आपका इंडिया फ्रांस रिलेशंस के टॉपिक पर है एंड दोनों देश बेसिकली ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस को लेकर कॉपरेशन बढ़ाने के फील्ड में एक रोड मैप साइन किए हैं और इसमें और क्या बातें कही गई है वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात सिलेबस के साथ डिस्कस करते हैं। बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट बायलैटरल, what it means between the two nations. For example, here India and France, and if we try to get our relations with other nation like China, तो bilateral relation between India and China, bilateral relation between India and USA, तो ऐसे चलते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इंडिया और फ्रांस के बीच जो अभी रोड मैप साइन हुई है उसके क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या की हाइलाइट्स हैं, उसके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, फ्रांस का कुछ मैप जान लेते हैं। तो आपके लिए मैंने फ्रांस का मैप लेकर आया है। आप देख सकते हो ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है इधर, और ये जो आपको इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है लैंडमास का, दिस इज नथिंग बट फ्रांस। और फ्रांस को बॉर्डर कौन कौन से देश करते हैं तो आप देख सकते हो। फर्स्ट वन इज योर बेल्जियम, द सेकंड वन इज योर छोटा सा लग्जमबर्ग, एंड नेक्स्ट इज योर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली ऑल्सो एंड स्पेन ऑल्सो। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हो इंग्लिश चैनल है ना, ये इंग्लिश चैनल आप देख रहे हो, ये ऊपर यूनाइटेड किंगडम है और इधर नीचे फ्रांस है साउथ में, ऊपर नॉर्थ में यूके है, और दोनों के बीच गुजर रही है आपका इंग्लिश चैनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रांस जो है आपका मेडिटेरेनियन सी को भी बॉर्डर करता है, अटलांटिक ओशन को भी बॉर्डर करता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। फ्रांस का कैपिटल कहाँ है? पेरिस। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट आपने सुना होगा, COP21, जहाँ पर से आपका पेरिस एग्रीमेंट निकल कर आया, तो यहीं से कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी UNFCCC की। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स स्टार्ट विथ आवर सिलेबस एंड द की हाईलाइट। तो जो ऑब्जेक्टिव है इस रोड मैप की, बेसिकली फोकस करता है कि किस प्रकार से ब्लू इकोनॉमी के टॉपिक पर जो बायलैटरल एक्सचेंजेज है उसको एनहांस करे, साथ ही साथ एक कॉमन विजन तैयार किया जाए ओशियन गवर्नेंस के लिए जो आपका रूल ऑफ लॉ पर आधारित होगा। एंड जब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, तो इसका मतलब लॉ की चलेगी और किसी की नहीं। लॉ इज द सुप्रीम, लॉ की चलेगी, ये मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। इंडिया ऑल्सो फॉलोज रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कोई लॉ से परे नहीं है, तो ये बातें होती है। साथ ही साथ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट कोस्टल एंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, इसके बीच भी कॉपरेशन एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। अन्य क्या की हाईलाइट है इस रोड मैप के, तो आप देख सकते हो इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप सेटअप किया जाएगा ऑन द ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। तो सबसे पहली बात तो ये कंफ्यूज कर रहा होगा स्टेटमेंट, ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या होता है? ब्लू मतलब ओशियन, ओशियन इज ब्लू, आपको ही पता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लू इकोनॉमी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओशियन के अंदर जो भी रिसोर्सेस मिलती हैं हमें, क्या रिसोर्सेस मिल सकती है? फिशरीज मिल सकती है, डीप सी माइनिंग के बाद जो मेटालिक नॉन मेटालिक रिसोर्सेस मिल सकते हैं, या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, ऑफशोर ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलते हैं, ये सब आपके ब्लू इकोनॉमी के कंटेंट में आ जाती हैं। और व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लू इकोनॉमी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ओशियन रिसोर्सेज का हम सस्टेनेबल यूज करें फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर improving the livelihood, for creating jobs, लेकिन along with what? Preserving the health of the ocean ecosystem। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक्सप्लॉयटेशन ही करते रहें ओशियन रिसोर्सेज का, हम लोग सस्टेनेबल यूज करें along with preserving the health of the ecosystem। बिकॉज आपको ही पता है जो ओशियन इकोसिस्टम है, एक तो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो आपका कंट्रोलिंग द क्लाइमेट चेंज हो या फिर बायोडाइवर्सिटी
को प्रोटेक्ट करना हो, क्योंकि आपको भी पता है कि जो लैंड रेशियो वाटर बॉडीज में जो वाटर बॉडीज है खासकर ओशियन का शेयर काफी ज्यादा है, तो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंट तो है ही है, फॉसिल फ्यूल्स है या फिर जो भी हम मिनरल्स पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की ही बात कर लो तो उन सबको एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और इसके डिफरेंट सेक्टर्स में इस्तेमाल भी होते हैं। और भारत का अगर देखें शेयर ब्लू इकोनॉमी का तो 4.1% ऑफ इट्स टोटल इकोनॉमी, तो जो टोटल इकोनॉमी भारत की है 4.1% शेयर ही ब्लू इकोनॉमी से आती है। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट भारत के आ जाते हैं, तो फिशरीज, डीप सी माइनिंग, ऑफशोर ऑयल एंड गैस, ये सब कुछ सर्टेन सेक्शन है जो ज़्यादा हाईलाइटेड होती है ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत भारत की। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं अन्य की हाईलाइट की क्या है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या बातें की गई हैं, तो एनुअल बायलैटरल डायलॉग ऑर्गेनाइज की जाएंगी जिसके तहत जो भी प्रायोरिटीज हैं ब्लू इकोनॉमी को लेकर उसके ऊपर व्यूज एक्सचेंज किए जाएंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या अपनाई जाती हैं फ्रांस में या फिर इंडिया में, उन सब का भी एक्सचेंज किया जाएगा। साथ ही साथ ऑनगोइंग एज वेल एज फ्यूचर कॉपरेशन बढ़ाने की बात की गई है दोनों देश के बीच ऑन द टॉपिक ऑफ ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। इकोनॉमिक फील्ड में क्या बातें कही गई है, तो आप देख सकते हो ब्लू इकोनॉमी को प्रायोरिटी के रूप में देखना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्सचेंजेज। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या बातें कही गई है, तो कॉपरेशन हो फॉर सस्टेनेबल एंड रिजिलेंट कोस्टल एंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? बिकॉज आपको ही पता है इंडिया भी एक वास्ट कोस्ट लाइन शेयर करता है, फ्रांस भी एक वास्ट कोस्ट लाइन शेयर करता है, और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो इन कोस्टल सिटीज, कोस्टल स्टेट्स पर ज्यादा असर करेंगी। इसलिए हमें तैयार रहना होगा टू डील विद द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन दीज कोस्टल स्टेट्स एंड द सिटीज, और उसके लिए एक अच्छा तरीका है रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो ये बातें निकल कर आती है। एंड अगर हम बात करें साइंटिफिक एंड एकेडमिक लेवल पर क्या कॉपरेशन की बात की गई है, तो रिसर्च किए जाए मेराइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में फॉर मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द मेराइन रिसोर्सेस एंड बायोडाइवर्सिटी, सो दैट जो हमारे नीड्स है वो तो फुलफिल हो ही हो, साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इंडिया फ्रांस के सर्टेन एरिया जो कॉपरेशन क्या क्या है, तो पहली बात तो आपको पता होगी डिफेंस कॉपरेशन दोनों देश के बीच काफी अच्छी है। कैसे? राफेल एयरक्राफ्ट को याद करो, राफेल एयरक्राफ्ट कहाँ का प्रोडक्ट है? फ्रांस का ही है। ठीक है, साथ ही साथ भारत ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स को खरीदने के लिए फ्रॉम द फ्रांस। तो ये जो आपका 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स है वो प्रोजेक्ट P75 के अंतर्गत बनाई जा रही हैं। आपको याद रखना है प्रोजेक्ट P75 प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ द स्कॉर्पियन सबमरीन, और इसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं। खांडरी है, वजीर है और भी 4 नाम है। एंड नेक्स्ट इज योर स्पेस कॉपरेशन भी दोनों देश के बीच में प्रमोट हो रहा है। कैसे? तो एग्रीमेंट साइन की गई थी दोनों देश के बीच में सो दैट इंडिया का जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स के ट्रेनिंग के लिए ये कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुई थी, क्योंकि गगनयान मिशन आपको ही पता है 2023 में लॉन्च होने वाली है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके होने चाहिए, तो उसके लिए एग्रीमेंट भी साइन किया गया था विद द फ्रांस। एंड वी हैव द सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन आल्सो। कैसे? तो दोनों देशों ने 2008 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था। एंड जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है फ्रांस का इंडिया के लिए। कैसे? बिकॉज दोनों देश कमिटेड हैं फ्री एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। जब हम बात करते हैं रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में किसी एक देश का दबदबा नहीं चलेगा, देयर शुड बी रूल बेस्ड सिस्टम इन द इंडो पैसिफिक। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2।
Ministry of Electronics and Information Technology releases Draft India Data Accessibility and Use Policy 2022। हालांकि ये अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, लेकिन इससे पहले की जो पॉलिसी है यानी कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सी है, नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एसेसिबिलिटी पॉलिसी एंड ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म इंडिया, इसी में कुछ अपडेट करने के लिए ये जो ड्राफ्ट है वो लाई गई है। तो ये जो है आपका अप्लाई होगा टू ऑल द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन जो जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, आर्काइव यानी कि स्टोर किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अथॉराइज्ड एजेंसीज। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो भारत की जो एबिलिटी है, सक्षमता है टू हार्नेस द पब्लिक सेक्टर डाटा, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए सो दैट लार्ज स्केल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। बिकॉज डाटा इज इंपॉर्टेंट, एक प्रकार से कह सकते हो कि एसेट का नाम दिया जा सकता है, बिकॉज इसके माध्यम से कौन सी पॉलिसी को कहां पर टारगेट करनी है वो सब एसेस एनालाइज किया जा सकता है और इससे रेवेन्यू की भी काफी बचत हो सकती है। एंड जो हम टारगेटेड बेनिफिट्स लाना चाहते हैं टू द टारगेटेड सेक्शंस, तो वो बेनिफिट्स भी निकल कर आएंगी। जैसे पॉपुलेशन सेंसस क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, सो दैट हमें पता चले कि कौन से लोग किस क्षेत्र में ज्यादा वर्क करते हैं, गरीबी क्या है, गरीबी रेखा क्या है, कितने पॉपुलेशन गरीब है। बेस्ड ऑन डेट एनालिसिस गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज तैयार करती है। अदरवाइज कोई अंधाधुंध पॉलिसी बना दी जाए तो फिर सरकार का रेवेन्यू लॉस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट हम चाहते हैं वो डेवलपमेंट भी इंश्योर नहीं हो सकेगा। एंड एनी डाटा शेयरिंग शैल हैपन विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, वो तो है ही, जो भी डाटा शेयरिंग होगी वो आपका लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत होगी, पॉलिसीज के अनुसार होगी, लेजिस्लेशन के अनुसार होगी, एज वेल एज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अनुसार होगी। अगर हम बात करें मेजर हाइलाइट्स की तो देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर क्या बातें कही गई हैं। तो जो मैती हैं यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंडिया डाटा ऑफिस सेटअप करेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव होगा कि जो डाटा एसेस है उसको स्ट्रीमलाइन की जाए, कंसोलिडेट की जाए। तो पहली बात है, और उसके अंतर्गत जो एवरी मिनिस्ट्री है यानी कि हर मिनिस्ट्री या हर डिपार्टमेंट उनके पास डाटा मैनेजमेंट यूनिट होने चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स है। एवरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट शैल हैव डाटा मैनेजमेंट यूनिट्स। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि जो मैटी है वो सेटअप करेंगी इंडिया डाटा ऑफिस को। नेक्स्ट जो इंडिया डाटा काउंसिल भी कंस्टिट्यूट की जाएंगे, इसको खत्म नहीं की जाएंगे, इसको कंस्टिट्यूट की जाएंगे। तो अगर प्रीलिम्स में आएगा इंडिया डाटा काउंसिल हैज बीन एबोलिश्ड, नहीं, इसको कंस्टिट्यूट की जाएंगी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट हाइलाइट्स की, तो मेकिंग डाटा ओपन बाय डिफॉल्ट, तो इसके अंतर्गत जो भी डाटा कलेक्ट किए जाएंगे, जनरेट किए जाएंगे, स्टोर किए जाएंगे बाय एवरी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, वो ओपन रहेगा एंड शेयरेबल रहेगा, लेकिन सर्टेन कैटेगरी को छोड़कर जो निगेटिव लिस्ट ऑफ डाटा सेट्स के अंतर्गत आएंगे। तो जो निगेटिव लिस्ट ऑफ डाटा सेट्स के अंतर्गत आएंगे उसको शेयर ओपनली नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी सारे जो डाटा होंगे वो ओपन होंगे, शेयरेबल भी हो सकते हैं। एंड साथ ही साथ मोनेटाइजेशन ऑफ डिटेल्ड डाटा सेट्स, जो या जिसका वैल्यू एडिशन हुआ है समय के अनुसार, तो उसका मोनेटाइजेशन भी किया जा सकेगा, तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ सकती है। एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डाटा शेयरिंग के बारे में क्या बोली गई हैं, तो देख सकते हो जो भी मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, वो एग्जिस्टिंग डाटा एसेट्स को आइडेंटिफाई करे, साथ ही साथ डिटेल्ड सर्चेबल डाटा इन्वेंट्रीज को भी क्रिएट करे। डाटा रिटेंशन पीरियड के बारे में क्या बात कही गई है, तो जैसे फॉर एग्जांपल डाटा कलेक्ट की गई तो उस डाटा को कितने पीरियड तक रखनी है, कब डिलीट कर देनी है, तो ये डिफाइन की जाएंगी हर एक मिनिस्ट्री के द्वारा अपने अनुसार, हर एक डिपार्टमेंट के अनुसार अपने अनुसार। तो ये अच्छे से याद रखना, ये यूनिफॉर्म नहीं है। डाटा रिटेंशन पीरियड ये हर एक मिनिस्ट्री अपने अनुसार डिफाइन करेंगी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर हम बात करें डाटा का क्या सिग्निफिकेंस है डिजिटल इकोनॉमी में, तो डाटा का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज डाटा जब हमारे पास होती है तो उस हिसाब से हम अपना जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो टारगेट कर पाते हैं टू द स्पेसिफिक सेक्शंस जिनको बेनिफिट्स की जरूरत है। साथ ही साथ इफिशिएंसी, इनोवेशन भी इनहांस होती है, साथ ही साथ पॉलिसी मेकिंग में इंप्रूवमेंट होती है, बिकॉज हम लोग रियलिटी के काफी नजदीक हो जाते हैं डाटा के माध्यम से। एंड साथ ही साथ फोस्टरिंग द डिजिटल इकोनॉमी, लेकिन हाँ, डाटा collection should be reliable and
सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टेक्स स्टॉक ऑफ बैंक फ्रॉड केस। आई थिंक कि मैंने ऊपर वाला का सिलेबस आपसे डिस्कस नहीं किया, तो सिलेबस देख लो। आर्टिकल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी कंप्यूटर्स, ये आपका आर्टिकल नंबर 2 था। आर्टिकल नंबर 3 की बात करें तो बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक इसलिए आया है बिकॉज अभी बैंक फ्रॉड केस को लेकर सीबीआई ने एक केस बुक करी है अगेंस्ट ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सूरत बेस्ड एबीजी शिपयार्ड, जिसमें 22,842 करोड़ रुपीज का बैंक फ्रॉड केस देखने को मिला है। दैट्स वाई ये अभी हाईलाइट हुई है। तो क्या सीबीआई बैंक फ्रॉड केस को हैंडल करती है? बिल्कुल, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो, अगर हम बात करें बैंकिंग फ्रॉड की, तो बैंकिंग फ्रॉड का क्या मतलब हुआ? जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उनके पैसे या फिर एसेट्स इलीगल तरीके से एक्वायर कर लेना, चाहे वो डाटा थेफ्ट के माध्यम से हो, साइबर क्राइम्स के माध्यम से हो, या फिर जो बुक ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसको मैनिपुलेट कर दिया जाए, या फिर फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से, या फिर कोई अन्य तरीके से जो इलीगल है, तो वो हो गए आपके बैंकिंग फ्रॉड। और आप देख सकते हो बैंकिंग फ्रॉड के ट्रेंड को। आरबीआई की जो ट्रेंड एंड प्रोग्रेस बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट है, और याद रखनी है ये आपका जो ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट, ये आरबीआई की ही द्वारा रिलीज करी जाती है। इसमें इस रिपोर्ट में साफ साफ पाया गया है कि 4071 बैंकिंग फ्रॉड केसेस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22 के पीरियड में हो गई है, विच इज मोर देन 3,499 इन द ईयर एगो दैट पीरियड। तो अभी तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021 पीरियड में इतने केसेस निकल कर आई थी। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड केसेस। क्यों? बिकॉज जो डिजिटल पेनिट्रेशन है, साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी या फिर डिजिटल अवेयरनेस की कमी है, वो सब एक रोल प्ले करती है। अलॉन्ग विथ जो भी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, जो नियम कानून होते हैं, उसको अभी फॉलो नहीं किया जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकते हैं बैंकिंग फ्रॉड के। लेकिन हाँ, ये जो मैंने अभी आपको ट्रेंड रिपोर्ट बताया है कि 4071 बैंकिंग फ्रॉड केस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021-22 पीरियड में देखने को मिले हैं, विच इज मोर देन 3,499। लेकिन जो अमाउंट है, अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड्स, ये डिक्लाइन हुई है। आप देख सकते हो 64,621 करोड़ जो फर्स्ट हाफ ऑफ दैट पीरियड, और अभी जो है आपका 36,342 करोड़। तो इसका मतलब अमाउंट डिक्लाइन हुई है लेकिन केसेस बढ़ी हैं, ये याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, बिकॉज ये आपका आरबीआई की रिपोर्ट है और वही कह रही है। अब बात करते हैं कि आखिरकार कारण क्या है फॉर द राइज इन बैंकिंग फ्रॉड्स। तो एक तो ये है कि जो भी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स बताए जाते हैं, ले डाउन की जाती हैं, गाइडलाइंस ले डाउन की जाती हैं, उसको फॉलो करने में लैक्सिटी दिखाई जाती है बाय द ऑपरेशनल स्टाफ्स एज वेल एज सुपरवाइजरी स्टाफ्स, जो सुपरवाइज करते हैं इन सब चीज़ों को। साथ ही साथ जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, उसकी भी नेग्लेक्ट देखने को मिलती है, जिसके कारण ये मॉनिटर नहीं करते टाइमली रिसिप्ट को एंड स्क्रूटिनी नहीं कर पाते। एंड साथ ही साथ जो फ्रॉड्स कमिट की जाती हैं बाय द अनस्क्रपलस कंस्टिट्यूएंट्स बाय टेकिंग दैट एडवांटेज, बाय टेकिंग द लैक्सिटी। तो लैक्सिटी एडवांटेज का फायदा उठा के जो अनस्क्रपलस कंस्टिट्यूएंट्स है वो ये फ्रॉड्स कमिट करते हैं। साथ ही साथ रेगुलर ट्रांसफर्स ऑफ स्टाफ्स की भी कमी देखने को मिलती है। अब आप समझते होंगे कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, तो उनको एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है टू मिनिमाइज करप्शन, है ना। इसीलिए ये जो ट्रांसफ़र के प्रोविजंस होते हैं वो डाले जाते हैं। एंड बात करें मेजर्स टू स्टॉप द फ्रॉड्स, तो एक तो फंक्शनल ऑटोनॉमी इंश्योर किया जाए स्टेट रन बैंक्स में, एंड साथ ही साथ जो भी नो योर कस्टमर नॉर्म्स है उसका एडहेरेंस
स्ट्रिक्टली पालन हो एंड बैंक्स को विजिलेंट होना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली मॉनिटर करने पड़ेंगे सारे अकाउंट्स को एंड साथ ही साथ बेरिंग द पीपल विथ बिजनेस इंटरेस्ट फ्रॉम गेटिंग ऑन टू द बोर्ड ऑफ द बैंक, यानी कि वैसे व्यक्ति जिनकी बिजनेस इंटरेस्ट ज़्यादा डोमिनेट करती है तो उनको बोर्ड ऑफ बैंक्स में इंटर करने से रोका जाए। नहीं तो बोर्ड ऑफ बैंक में अगर ये इंटर करेंगे तो फिर ये अपने पॉलिसी, ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी इन्फोर्स्ड सेज प्ल्या इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में एक प्ल्या फाइल की गई थी, उस प्ल्या में बात कही गई है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A डील करता है उसको इन्फोर्सेबल बनाया जाए। लेकिन आपको ही पता है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं, रट रट के पढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इन्फोर्सेबल नहीं है फिलहाल। तो क्या मामला है उसे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा और रिवीजन भी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस। आर्टिकल नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एंड इट विल डील विद द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ गया, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट्स ऑन द प्ल्या, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने की बात की जा रही थी, विच इज सेट आउट इन द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किए गए हैं और इसको इन्फोर्सेबल बनाने का प्ल्या फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है सेंटर एंड स्टेट्स के द्वारा। तो अगर हम बात करें जो पेटिशंस है जिन्होंने प्ले फाइल की है, क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं टू इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटी। तो एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद रंगनाथ मिश्रा जजमेंट में कहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसको इन्फोर्स किए जाने चाहिए बाय लीगल एंड सोशल सैंक्शंस। याद रखना है, किए जाने चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा, राइट्स एंड ड्यूटीज को रिलेट होते हैं, यानी कि राइट्स और ड्यूटीज को आप वाटर टाइट कंपार्टमेंट में अलग रखकर नहीं देख सकते, जहां राइट्स है वहां पर ड्यूटीज भी बनती है। तो ये बातें हो गई। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट दी गई है इस पिटीशन में वो ये है कि आजकल नए इलीगल ट्रेंड ऑफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कैसे, तो रोड रेल रूट्स को ब्लॉक कर दिए जाते हैं टू कंपेल द गवर्नमेंट टू मीट देयर डिमांड्स। तो तीसरा कारण जो बोला गया है वो इलीगल ट्रेंड ऑफ प्रोटेस्ट। लेकिन एक इश्यू निकल कर आती है इन एनफोर्सिंग देम, वो क्या है कि बेसिकली मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, नैतिक जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि ये संविधान में लिख दिया गया है कि इट इज लीगली इन्फोर्सेबल, इट इज मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द सिटीजन्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिटीजन्स पर ही अप्लाई होते हैं, नॉट ऑन द फॉरेनर्स। एंड साथ ही साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इट रिफर्स टू व्हाट, सच वैल्यूज जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, मैथोलॉजी में, रिलीजन्स में, प्रैक्टिसेस में निहित है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ओरिजिनल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज तो थी नहीं, आपको ही पता है। इसको ऐड किया गया कैसे, पार्ट 4A को इंसर्ट करके। पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो वो तो DPSP है, लेकिन पार्ट 4A की अगर हम बात करें तो वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में ऐड किया गया है। कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, 42 अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से, और इसको रिकमेंड की गई थी स्वराज सिंह कमेटी के द्वारा। तो स्वराज सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया एंड अल्टीमेटली 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से पार्ट 4A इंसर्ट किया गया। और पार्ट 4A के अंतर्गत ये आपका 11 फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 51A। लेकिन कुछ अन्य बातें जो आपको नोट डाउन करनी है, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, लीगली इन्फोर्सेबल है ही नहीं। एंड ये जो कंसेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का कहाँ से लिया गया है, USSR यानी कि सोवियत संघ। एंड ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर कन्फाइंड है, डू नॉट एक्सटेंड टू द फॉरेनर्स। तो जो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, ये एक्सक्लूसिवली
सिटीजन्स पर ही लागू होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यू शुड रिमेंबर क्लियरली। तो पहली बात तो टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का सम्मान, इनके आइडियल्स, इनके इंस्टीट्यूशन का सम्मान हो, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का सम्मान हो। साथ ही साथ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स that inspire the national struggle for freedom and to protect the sovereignty, unity and integrity of India, along with to defend the country and render national service when called upon to do so। ये याद रखना है आपको, to defend the country and render national service when called upon to do so। Next is your harmony and a spirit of common brotherhood promote करना है among the all people of India, transcending religion, linguistic, regional, sectional diversities and to renounce practices which is derogatory to the dignity of the woman। तो ये भी याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज में ये बातें भी हैं, to renounce practices derogatory to the dignity of woman, ठीक है। and next is your to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture and to protect and improve the natural environment including the forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures and to develop scientific temper, humanism, spirit of inquiry and reform। next is your to safeguard public property and abjure violence, ये भी अच्छे से याद रखना है, to safeguard public property and abjure violence and साथ ही साथ to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that जो nation है constantly rise up हो सके to the higher level of endeavor and achievement। and next जो आपका बाद में 86 संवैधानिक संशोधन 2002 में ऐड करके लाया गया था, वो है आपका अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए फॉर द एजुकेशन टू द चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, यानी कि 6 and 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए फॉर एजुकेशन। और ये जो ड्यूटी है वो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से लाया गया था। और यही 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो आपको पता होगा कि आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में लाया गया था। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। गवर्नमेंट टू कंटिन्यू सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट फ्रॉम 2021 टू 2025-26 पीरियड। तो ये जो आपका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट अम्ब्रेला स्कीम है विच इज सेंट्रल सेक्टर यानी कि पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्च किया जाएगा, इसमें स्टेट के फंड की कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड किया गया है। तो जब हम बात करते हैं तो बात करने से पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 5 है हमारा, इट विल कवर व्हाट, इट विल कवर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, तो इसको कवर करेगा। तो आप देख सकते हो जब हम बात करते हैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम की, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज हैं दैट borders with our neighboring countries like पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाए, जैसे बॉर्डर फेंसिंग हो गया, बॉर्डर फ्लड लाइट्स हो गई, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो गया, बॉर्डर रोड्स हो गए, बॉर्डर आउटपोस्ट हो गए, ठीक है, सो दैट भारत के जो बॉर्डर्स है उसको सिक्योर किया जाए। तो सिग्निफिकेंस क्या है BIM का? तो पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है फॉर इम्प्रूविंग द बॉर्डर मैनेजमेंट, पॉलिसिंग एंड गार्डिंग। अगर हम बात करें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्यों इंपॉर्टेंस है, व्हाई इंडिया गिव्स सच सिग्निफिकेंस टू द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफी बड़ा रोल है हमारे सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। बिकॉज अगर कोई इश्यू लेट से कि आ जाती है बॉर्डर एरियाज के अलोंग, तो क्विक मोबिलाइजेशन हो सके हमारे ट्रूप्स का, इंक्लूडिंग द आर्मर्ड व्हीकल्स, तो इसके लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ना, चाहे वो रेल रूट हो या फिर रोड रूट हो। साथ ही साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, अब आपको ही पता है अगर हम बात करें हिमालयन रीजन में, तो लगभग वहाँ की जो वेदर होती है काफी ज्यादा ऑप्रेसिव कह सकते हो, है ना। ठंड के दिन में तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, स्नोफॉल पूरा हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार की जाती है तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सकेगा। अलॉन्ग विथ ट्रेड रिलेशंस भी इंप्रूव हो सकते हैं विद द नेबरिंग कंट्रीज, सो दैट जो भी हमारे गुड्स
एक्सचेंज होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वो आसानी से हो सके, फैसिलिटेट हो सके, अलॉन्ग विथ पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने में भी मदद मिलती है। अदर इनिशिएटिव जो लिए गए हैं फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, तो पहली बात तो देख सकते हो कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स को इंटीग्रेट किया गया है सो दैट जो जम्मू बॉर्डर के जो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज है उसको इम्प्रूव किया जाए एंड इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन द बॉर्डर मैनेजमेंट एंड वी हैव द कम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के क्षमता को इम्प्रूव करता है इन डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द क्रॉस बॉर्डर क्राइम। नेक्स्ट इज योर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये लॉन्च की गई थे, याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ कम्प्रीहेंसिव अप्रोच टू द बॉर्डर मैनेजमेंट। एंड वी हैव द प्रोजेक्ट बोल्ड QIT यानी कि बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक, जिसके तहत जो भी रिवराइन एरियाज हैं अलॉन्ग विथ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स उसको इक्विप किया जा सके विद दिस। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज आर्टिकल्स इन डिटेल, होप यू अंडरस्टूड एंड इफ यू आर लाइकिंग माई डिस्कशन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। फ्रांस का मैप मैंने आपको बताया और बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखनी है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।